Good afternoon. Yeah. Welcome to day 2 कॉन्शियस किड्स एंड कॉन्शियस पेरेंट्स। आज हमारे साथ एक गेस्ट लेक्चर भी होंगी, गेस्ट प्रोफेसर। वो भी पेरेंटिंग के बारे में बताएंगी। उनका गीता से रिलेटेड होगा। डॉक्टर इशिता अरोरा जी। आई थिंक शी विल बी ज्वाइनिंग इन फ्यू मोमेंट्स। देखते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, थोड़ी देर में शायद वो ज्वाइन कर ले। तब तक हम अपनी बुक रीड स्टार्ट करते हैं। और कल हमने पढ़ा था, आज जिन लोगों ने भी कल ज्वाइन नहीं किया था, जो इधर गेस्ट हैं, उनके लिए ये मैसेज है। बाकी लोग आप इग्नोर कीजिए मैसेज को, कि आप लोग प्लीज देख लीजिएगा कल की रिकॉर्डिंग और अपने चैलेंजेस उसके अकॉर्डिंग आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। और फिर ये पूरी बुक को अपने चैलेंज के पर्सपेक्टिव से सुनिएगा। आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या मेरा चैलेंज है और उसके लिए क्या मुझे ब्रेक थ्रू मिला है, क्या हल मिला है। So this is basically not a learning program, this is a awareness program। हम इस बुक को पढ़ के अवेयर होंगे खुद, कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं किस धर्रे पे चल रही हूँ, मेरी क्या जिंदगी चल रही है, मैंने क्या डिसीजंस लिए हैं और बुक में क्या बताया। फिर आप वो डेविएशन देख लो कि मैं यहाँ से शायद कुछ अलग कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट से। और फिर आप अपने आप को करेक्ट करिए जैसा आपको लाइट लगे। क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस कुछ भी राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड तो बोलता ही नहीं, तो करेक्शन का सवाल ही नहीं होता। हम आपको ये बोलते ही नहीं कि ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अपना अपना सत्य जीवन का सबका अलग होता है। तो आप इस बुक में अपने जीवन का सत्य खोज लीजिए कि दिस इज व्हाट इज इजी फॉर मी, दिस इज ईज जॉय एंड ग्लोरी फॉर मी। ये कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। तो ये मेरे लिए ईज जॉय एंड ग्लोरी है, ये मेरे लिए वर्क करता है। चैलेंज भी सबके अपने होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस भी सबके अपने होते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपके लिए वो सत्य है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। ऑथर हमसे कह रहा है, कैन यू इमेजिन दैट व्हाट इट वुड लाइक बी टू रेज अ कॉन्शियस एंड अवेयर चाइल्ड। कन्वेंशनल पेरेंटिंग, प्लीज ऑल म्यूट योरसेल्फ। Conventional parenting is often based on philosophy which encourages parents to stop listening to what they instinctively know is essential for their child's development of awareness. Most parents believe that they are in charge of their children and must be in command of their children's life. They often demand obedience from their children. Are you one of these parents? Do you have the point of view that parenting is about discipline, conformity, consistency, and control? Do you have the judgment that parenting is too serious to have fun with? Children are tightly controlled, directed, and disciplined with force and effort. They close up. When parents attempt to raise children to be normal, real, predictable, they impose huge limitations and judgments on them. They do not encourage and allow for the greatness of their children. Somewhere along the way, children learn that their own knowing, perceiving, and awareness are not important, so they stop having them. इसको पहले समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगी, फिर ये कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। आप सबने टॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही है। उनका बचपन का नाम, निकनेम था टॉमी। और टॉमी को क्लास 2 में निकाल दिया गया था स्कूल से, ये बोल करके कि तुम बेवकूफ हो, तुम डम्ब हो, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। उनको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे, अक्षर उनको उल्टे सीधे दिखते थे। आपने तारे जमीन पर देखी होगी तो आप लोगों को पता है डिसलेक्सिया क्या होता है। आप अल्फाबेट्स नहीं पढ़ पढ़ सकते अगर डिसलेक्सिया हो जाता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, ABCD क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स ही उल्टे सीधे दिखते थे। उनको स्कूल वालों ने निकाल दिया कि यू आर अ डम चाइल्ड, आप अब नॉर्मल हो। अब तो अब नॉर्मल चाइल्ड को अवेयरनेस के वजह से दे आर एक्सेप्टिंग। पहले होता था कि अगर कोई चाइल्ड स्पेशल है, अब नॉर्मल है, तो उसको निकाल दिया जाता था स्कूल से। इसी तरीके से टॉमी को निकाल दिया गया था, टॉमस एल्वा एडिसन को, कि तुम डम हो, ये कहकर। लेकिन उनकी जो मदर थी, उन्होंने उस बात को नहीं माना। उनको
उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तू बेवकूफ नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तू स्पेशल है। यू आर ग्रेट। तू कुछ ऐसा करेगा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। उसने अपने बच्चे पर बिलीव करना नहीं छोड़ा। और जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया ये कहकर कि तू डम है, तो उसने पूछा अपनी माँ से, मम्मी क्या मैं डम हूँ, क्या मैं बेवकूफ हूँ, क्या मुझ में अक्ल नहीं है, स्कूल वालों ने जैसा कहा क्या वो सच है? तो वो बोले, नहीं नहीं, ये स्कूल वाले ऐसा नहीं कह रहे थे कि तू बेवकूफ है। स्कूल वालों के कहने का ये मतलब था कि वो तुझे पढ़ा नहीं सकते, तू इतना होशियार है। इतनी विद्या है ही नहीं इनके पास कि ये तुझे दे सके। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा? तो उसकी मम्मी ने बोला, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, हम पढ़ेंगे। वो स्कूल के बुक्स लेके आने लगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 10th तक की बेसिक एजुकेशन उसकी मदर ने उसको दिया। और 10th तक की बेसिक बेसिक एजुकेशन करके टॉमी कॉलेज चला गया खुद ही अपने मेरिट पे, जो उसको वर्ड्स समझ नहीं आते थे। एंड देन साइंस का उसने नॉलेज गैदर किया, बीएससी किया। उसके बाद आप सबको पता है ही हैज क्रिएटेड दैट हिस्ट्री। वो बल्ब का आविष्कार किए। आज जो ट्यूबलाइट ट्यूब बल्ब हमारे घर में जल रही है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डम टॉमी। तो क्या ये विश्वास हम अपने बच्चों पर करते हैं? हमको अगर बाहर वाला बोल देगा कि आपका बच्चा डम है, तो बाहर वाले के लिए तो हम वेट भी नहीं करते, हमको पहले खुद ही लगता है हमारा बच्चा डम है। पहले तो बाहर वाले जज करते थे, तो हमने तो बाहर वालों को मौका ही नहीं दिया। फर्स्ट जजमेंट कौन कर रहा है आजकल? बिकॉज सो मच अवेयरनेस ऑफ पेरेंटिंग, इतना नॉलेज हो गया है, तो इस वजह से सबसे पहला जजमेंट आजकल मदर्स करती हैं अपने बच्चों को लेके, कि मेरा बच्चा इरेस्पॉन्सिबल है, मेरा बच्चा डम है, मेरा बच्चा स्टूपिड है, मेरा बच्चा जिम्मेदार नहीं है, मेरा बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है। तो जब आपकी ये एनर्जी रहेगी, तो क्या बच्चा फिर टॉमी बनेगा? बच्चे में खुद में कैपेसिटी है, खुद में पोटेंसी है ग्रेट बनने की। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चा ग्रेट बन सकता है, क्योंकि हम सबको भगवान ने एबिलिटीज एंड गिफ्ट्स देकर भेजी हुई है। तो विश्वास कहाँ करना है? विश्वास हमें करना पड़ेगा अपने बच्चों पर, कि ये यूनिक है, बच्चा भगवान ने भेजा है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। Most parents believe that they are in charge of their children and must be in command of their children's life. मोस्टली हम सब पेरेंट्स हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं है तो फिर बच्चे सही नहीं है, बात ही नहीं मानते मेरी। सेकंड, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कॉन्फॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए बच्चा। कॉन्फॉर्मिटी मतलब आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आप जैसा सोच रहे हो बच्चे को भी वैसे ही सोचना। भाई हमारे घर की ये संस्कार है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, द 3 पिलर्स ऑफ मोहब्बत है, हमारे घर की ये रीत है, हमारे घर के ये रिचुअल्स हैं, तो आपको भी वही करना है। कंसिस्टेंसी, रोज उठो, रोज स्कूल जाओ, रोज अपने सारे काम करो, बी इन रूटीन। एंड कंट्रोल, कंट्रोल क्या? बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। तो आर यू दैट काइंड ऑफ अ पेरेंट? एंड इफ दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू आर डूइंग, देन पेरेंटिंग इज टू सीरियस जॉब, जिसके साथ हम फन नहीं कर सकते। आप ये सोचिए, बच्चे हमारे लाइफ में आए हैं टू ऐड हैप्पीनेस एंड फन, जो हो ही नहीं रहा है। हम बच्चों के साथ ना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो आए हैं हमारी जिंदगी में खुशियां बढ़ाने के लिए, लेकिन हम खुश हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कंट्रोल डाल दिए हैं, कॉन्फर्मिटी डाल दिए हैं, ओबीडियंस डाल दिए हैं। तो जो बच्चों के साथ हमको खुशियां बांटनी थी, एक पार्टनर दिया था ना भगवान ने, कि ये तेरी खुशियों को डबल करने आया है, हमने वहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस डाल दिए, जजमेंट डाल दिया। ये नहीं कर रहा तो बच्चा सही नहीं कर रहा है, अभी ये लेट उठा है, आज तो इसको पनिशमेंट मिलेगी, मैं इससे बात नहीं करूँ, है ना? गलत कर रहा है, गलत बच्चे से मैं कैसे प्यार कर सकती? तो वहां वो फन खत्म हो गया, वो फन, वो दोस्ती खत्म हो गई, जो बच्चा आपसे करना चाहता था, वो मस्ती खत्म हो गई। क्योंकि आप भी उसको किस रूप में दिखाई दे रहे हो? वो मम्मी यानी
स्कूल ऑफ परंपरा, आपने वो पिक्चर देखी है मोहब्बतें? उसमें नारायण शंकर सबको विलन लगता है ना, अमिताभ बच्चन जी। क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है ना साथ में। चिल्ड्रन आर टाइटली कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड एंड डिसिप्लिन विद देयर फोर्स एंड एफर्ट, तो वो क्लोज अप हो जाते हैं। अगर टॉमी के ऊपर भी यही कंट्रोल, यही डिसिप्लिन, यही सब कुछ किया होता तो क्या आज वो थॉमस अल्वा एडिसन बनते? उसकी मम्मी ने बोला ना, स्कूल वालों के पास इतना नॉलेज ही नहीं कि तुझे पढ़ा सके। सो दैट अलाउंस वी नीड टू हैव। बच्चा कर लेगा, क्योंकि हमको, अगर हम बच्चों को अलाउ करेंगे ना कि आप ग्रेट बन जाओ, खुद ही बन जाओ, हम सिर्फ आपके साथ हैं आपकी जर्नी में, हम आपको डायरेक्शन देंगे, आई एम देयर एज अ पार्टनर विथ यू, तो फिर बच्चा अपनी ग्रेटनेस खुद एक्सप्लोर कर देगा। हर चीज में हम क्या सोचते हैं, हैंड होल्डिंग, बच्चे को ऐसा हाथ पकड़ के हम यहाँ तक पहुंचा देंगे। तो बच्चे को हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए, बच्चे को आपका कंधा चाहिए, आपका साथ चाहिए। चलो साथ साथ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तुम जहां भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं जहां जा रही हूँ तुम भी मेरा साथ दो, हम दोनों बढ़ेंगे। दैट शुड बी द रिलेशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट, एज पर दिस बुक। Most of the part directed at changing the behavior of children. My point of view about conscious parenting is different. It is not about changing the child, it is about embracing a new way of parenting from conscious awareness. This has an amazing positive effect on the child. And to cultivate that, you have to have 5 elements of conscious parenting. कल जो हम बोल रहे थे ना कि हम देखेंगे 5 elements of conscious parenting क्या है। 5 elements of conscious parenting are honor, trust, allowance, vulnerability and gratitude. लिखना है तो आप लिख सकते हैं। honor, यहाँ चिपकोगे बोलोगे। who's talking? Okay, there are 21 participants. I need to have a check. आनंदिता जी, अर्चना। ये 2 जूम यूजर्स हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगी आप लोग कौन है। एक तो मेरा मेरा है। एक आपका है, ये दूसरे एक और हैं, और एक आईफोन है एज अ गेस्ट। इनका हाँ, नाम नहीं शो इशिता। कर। इशिता। ओके, हेलो मैम। हेलो। इशिता मैम, यही आज हमारी गेस्ट है। थोड़ी देर बाद आपको कैमरा ऑन करना रहेगा मैम, 10 मिनट और। ओके, एंड जूम यूजर कौन है, कैन आई नो? आई थिंक मेरा है, नेहा। नेहा, कैन यू कम ऑन कैमरा? ओके, मैं आपको, मतलब मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे, आपको किसने हाँ, मैंने दिया? कल की क्लास मिस की थी ना। ओके ओके, ठीक है। नेहा सिंगल, ओके, राइट राइट, आप ही है ना? यस। हाँ हाँ, हेलो, हाँ। वेलकम टू द क्लास। हाय। थैंक यू। थैंक यू। तो 5 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऑनर, ट्रस्ट, अलावेंस, वल्नरेबिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। किसी का मिस हो गया लिखना? ऑनर, ट्रस्ट, अलावेंस, वल्नरेबिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ये है 5 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। जब हम पेरेंटिंग करते हैं, ये 5 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो लेट्स रीड व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट। हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आज करेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा शेयर करेंगे इशिता मैम के साथ में। बस ऑनर करते हुए फिर बाकी हम कल से देखेंगे। ओके। To honor my daughter, I began by treating her with total regard. I trusted that she had the ability to take care of herself and that she would do it what is right for her. When she gets up in the morning, she prefers to be by herself and move about the house without having to interact with anyone. Differed Warwick wife point of view began an exuberant expression of life as soon as I woke up. I used to try to cajole her to become an energetic in the morning.
This annoyed her immensely, but once I set the 5 elements of conscious parenting into practice, I began to honor Sheridan's way of being. I stopped irritating her with my early morning repartee and enthusiastic chit chat. I stopped expecting her to change her point of view so that she could experience life the same way I experienced it. Only I interacted with her in the morning when she initiated it. I allowed her to have her point of view totally. We didn't make her one another wrong and we didn't try to change the other. When I honored Sheridan, I honor myself. When Sheridan honors herself in what she chooses, she honors me. इसमें क्या बताया जा रहा है कि शेरिडन गैरी की डॉटर थी। वो सुबह लेट उठना पसंद करती थी, वो मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। और जो जल्दी बच्चे नहीं उठते तो फिर पेरेंट्स जल्दी उठते हैं, कामों के चलते, रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। और आजकल भाई हम लोगों को देखा गया है कि मोस्टली बच्चे लेट उठते हैं, तो वो जल्दी उठना नहीं पसंद करती थी। और ये गैरी वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। वो सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग ब्यूटी, बाहर कितना सुंदर है, गार्डन में जाना, वॉक करना, योगा करना, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और उसकी बेटी जब सुबह उठती थी, एक तो लेट उठती थी और उसके बाद उसको पसंद नहीं होता था कि कोई सुबह सुबह सारी बातें लेके बैठ जाए। उसको हाफ एन आवर लगता था अपने दुनिया में, जोन में आने में, नींद से बाहर आने में। तो पहले तो वो उसको बहुत जज करता था कि भाई तू सुबह जल्दी उठा करो बेटा, लेट सोना गलत बात है, जल्दी उठना अच्छी बात है, उठो, वॉक करो। देन धीरे से उसको ये समझ में आया, ये करके कहीं ना कहीं मैं उसका ऑनर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसने उसको उठने दिया और उसने ये चीज में अलावेंस लाया कि दिस इज हर चॉइस, वो अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहती है, तो लेट मी अलाउ हर टू ऑनर हर सेल्फ। एंड जब मैं उसको ऑनर करता था, उसकी चॉइसेस को ऑनर करता था, तो उसकी अपने खुद की नजर में अपनी इज्जत बढ़ गई। और क्योंकि वो खुद को ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगी, वो अपने पिताजी को भी ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगी। ये कैसे कनेक्ट हो रहा है आप समझे? क्या होता है जब हम बच्चे को नैक करते हैं ना, तुम जल्दी नहीं उठ सकते, कितने नालायक हो तुम, लाइफ में क्या करोगे, उसकी रेस्पेक्ट अपनी नजर में गिरती है। कि अपनी नजरों से बच्चा गिर जाता है कि मैं शायद किसी लायक नहीं हूं। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ देखता है ना, कि वो पेरेंट्स पे ही ट्रस्ट कर सकता है, और कौन है। जब पेरेंट उसको बोलते हैं, नैक करते हैं कि तुम कितनी गंदी आदत है तुम्हारी, तुम उठते नहीं हो, ये कोई बात होती है, तो उसकी कीमत अपनी नजरों में कम हो जाती है। तो जब उसकी कीमत अपनी नजर में गिरती है, तो माँ की भी कीमत उसके नजर में कम हो जाती है, या पिताजी की भी कीमत। क्योंकि जो इंसान खुद की रेस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी और की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप अपने लिए कीमती नहीं हैं, अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आप वैल्यूबल नहीं समझते, तो फिर आप दूसरे की कहाँ से वैल्यू करेंगे? दिस इज द साइकिक बिहाइंड दिस राइट रॉन्ग प्रिंसिपल। कि हम जितनी बार भी हम अपने बच्चे को गलत बोलते हैं ना, कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, उतनी बार क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उसके सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कर रहे हो। फिर बोले राइट एंड रॉन्ग वो खुद समझेगा। तो क्या गैरी ने छोड़ दिया फिर उसको एकदम कि तू रोज लेट उठ? ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय उसने छोड़ा। देन उसने क्या देखा कि गैरी की कीमत उसकी नजरों में बढ़ गई एज अ पेरेंट, क्योंकि पापा मुझे मेरे मन का करने देते। देन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे से जेलअप करने लगे, तब उसने बोला, बेटी क्या तुम थोड़ा जल्दी उठ सकती हो? लाइक तुम्हारी क्लासेस 10 बजे हैं, तो तुम अगर 8 बजे उठोगी, तब तुम 10 बजे क्लास में टाइम पे पहुंच पाओगी। विल इट वर्क फॉर यू? कॉन्वर्सेशन में आप डिफरेंस देख रहे हैं? विल इट वर्क फॉर यू? तुमको 10 बजे कहीं पहुंचना है, तो तुम 8 बजे उठोगी, तभी तुम इजीली पहुंच पाओगी, है ना? तब शेरिडन को रियलाइज हुआ कि यस, अगर मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, ऑब्वियसली मुझे कम से कम 8 बजे तो उठना ही पड़ेगा। पापा गलत तो नहीं कह रहे हैं। बट वॉट वॉज दैट थिंग बिफोर टेलिंग दिस? रिलेशन बनाना,
उन्होंने पहले अपना रिश्ता अपनी बेटी से बनाया, अपनी कीमत अपनी बेटी की नजर में बढ़ाई, ऑनरिंग बढ़ाया, तब जब उन्होंने सजेशन दिया ना, तब बेटी ने एकदम मान लिया कि पापा गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आई रेस्पेक्ट माई फादर। हमारे टाइम में हम जनरली हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते थे, बट क्योंकि आज जेनजीज एंड मिलेनियल्स एंड अल्फा ये सब जो स्टेजेस आ गए हैं ना, आज हमको रेस्पेक्ट कमानी पड़ेगी। ये जो हमने किया ना, कि हमको नेचुरली पता था, मोरल साइंस में पढ़ लिया था कि माता पिता जो होते हैं भगवान के समान होते हैं, हमारी रेस्पेक्ट जेन्युइनली थी। बट हमारे आज की एज में हमको हमारे बच्चों की नजरों में वो इज्जत कमानी पड़ेगी। वो कमाना कैसे आप कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग दिस ऑनर, ऑनरिंग देयर चॉइसेस। उसे रात को 2 बजे तक जागना पसंद है, तो एकदम से बोलो कि मत तुम जागो, तुम सोओगे नहीं तो उठोगे कैसे, जल्दी करो। उसकी जगह जस्ट ऑनर। फिर जब वो आपसे प्यार करने लग जाए ना, कि नहीं मम्मी कुछ बोलती नहीं है, मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, तब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको बोलो कि बेटा तुम अगर लेट सोओगे तो तुम्हारी नींद लेट खुलेगी, तो फिर तुम कैसे अपनी एक्टिविटीज को आगे प्लान करो। यानी कि कान हमको पकड़ना है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा टर्न करके। तो ये था अबाउट ऑनर। एंड आगे हम देखते जाएंगे कि ऑनर और क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑनरिंग माई डॉटर इंक्लूड्स ऑनरिंग माई सेल्फ एंड नॉट गोइंग अगेंस्ट वॉट वर्क्स फॉर मी। यानी ऑनरिंग यानी सिर्फ डॉटर के लिए नहीं, खुद के लिए भी ऑनरिंग। जैसा कि हमने डिवोर्सलेस रिलेशनशिप में पढ़ा था, मेरे लिए 1 घंटे मेरी क्लास करना इंपॉर्टेंट है, इस समय मैं कुछ नहीं करूंगी, घर का चाहे कोई भी काम आ जाए, क्योंकि दिस इज ऑनरिंग ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को किसी कीमत पे नहीं दूंगी किसी के लिए। सेम थिंग हमको हमारे बच्चे के लिए भी, कि उसको ये करना पसंद है, आई एम ऑनरिंग हिम। तो अगली बार अगर हम रोक नहीं रहे हैं ना बच्चों को थोड़ा लेट उठने से या कुछ अपने मन का करने देने से, तो आप ये सोच के कीजिए कि आई एम ऑनरिंग हिम। इस ऑनर का रिजल्ट आपको मिलेगा पेशेंस के साथ, है ना। डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट टेल हर व्हाट टू डू। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग शी शुड डू दिस, शी शुड डू दैट, आई फॉलो द एनर्जी एंड लेट द एनर्जी फैसिलिटेट मी इन व्हाट आई डू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी जानना सिचुएशन की। शुड मतलब उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे सुबह ये काम करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसको ये पालन करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है ये गलत है। देर इज नो राइट एंड रॉन्ग। फ्लोइंग इन एनर्जी मतलब आज शायद एनर्जेटिकली मुझे लग रहा है बेटा तुमको शायद इधर नहीं जाना चाहिए, बाकी तुम देखो, तुमको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी तुम देखो। फिर हमको बोलते बच्चा छोटा है तो क्या वो समझ जाएगा? छोटे बच्चे नहीं, बट एटलीस्ट प्री टीन्स और टीन्स में जब बच्चे आते हैं ना, जब उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, तब आप उनको ये ऑप्शंस दे सकते आफ्टर 12 हैं। श्वेता, 12। ठीक है, ये आफ्टर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आफ्टर 12 हमको 10 इयर्स, जब बच्चे प्री टीन में आ जाते हैं ना, तब से हम उनको थोड़ी लिबर्टी एंड ऑनरिंग दे सकते हाँ, अभी अर्ली हो गया ये एज, पहले 12 ईयर्स ही माना जाता था उसको। हैं। हाँ हाँ, तो प्री टीन्स में आजकल बच्चे, ये सर्च है ना। इस केस में जब हम लिबर्टी देते बच्चे को, लाइक ऑनरिंग के केस में, जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है अबाउट पेशेंस। लाइक ठीक है, ऑनरिंग दी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बट आई थिंक कीपिंग द पेशेंस इंडेफिनिटली इज व्हाट इज द चैलेंज। उसको यस, उसका कुछ है सोल्यूशन? आएगा धीरे धीरे। अभी तो ओके, हमने पहला पेज भी नहीं पढ़ा, ओके, ग्रेट। तो ग्रेजुअली अभी हमारे बहुत मैटर बचा है, बहुत टू अर्ली है, धीरे धीरे वी विल लर्न। आज श्योर। हमने क्या समझा है ऑनरिंग, तो आज आप लिख लो ऑनरिंग क्या है, क्योंकि ये बुक एक्सप्लोरेटिव बुक है। ओके। धीरे धीरे वी विल ग्रेजुअली लर्न। ओके, तो अब क्योंकि टाइम काफी हो गया है, लेट मी इंट्रोड्यूस। कुछ रिश्ते ऊपर से लिख कर आते हैं, और कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, उनके पीछे कुछ गहरा कारण छुपा होता है, ऐसा हमेशा मैं मानती हूँ। आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते,
कुछ ना कुछ होता है कि आपको उससे मिल जाएगा या आप उसको कुछ दे जाएंगे। आज की हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर इशिता अरोरा मैम, उनकी और मेरी मुलाकात ऐसी ही हुई थी। एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी के दौरान हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। हम दोनों ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करने गए थे, अल्ट्राटेक की तरफ से गए थे, एक ग्रुप टूर था। तो वहाँ मैम मुझे मिली और वहाँ मिलकर सडनली एक वाइब्रेशन मैच होती है किसी से, ऐसा ही वाइब मैच हुआ। मैम को मिलके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लगा कुछ तो है, लाइक पहले से कनेक्टेड थे। फिर मुझे उनका पता चला कि उन्होंने गीता में पीएचडी कर रही थी। तो बस मुझे तो यही लग रहा था कि कौन सी बात कर लूं, कौन सी बात सीख लूं, क्या पता चल जाए, क्या कम्युनिकेशन हो जाए जिससे मैं कुछ लेके जाऊं इस ट्रिप से। लेकिन मैम ने सिर्फ मुझे नॉलेज ही नहीं दी, साथ ही जो साथ था ना उनका, उनका और उनके हस्बैंड जो सर है हमारे एडीजी नवीन अरोरा सर, इन दोनों का साथ इतना अच्छा था। हमारा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप इतना वंडरफुल रहा इन दोनों कपल्स के साथ। और हमारा ये सौभाग्य था कि हमको इनके साथ इतने दिन ट्रैवल करने का मौका मिला। हम बहुत अच्छे कनेक्टेड रहे उस ट्रैवल के दौरान, और आने के बाद भी ये प्यार बरकरार है, इसमें भी मैं अपनी ब्लेसिंग्स मानती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप आज इस कॉल में हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आप कुछ अपनी लर्निंग्स जो भी मैम, क्योंकि मैम डॉक्टरेट हैं, डॉक्टरेट किया है इन्होंने, पीएचडी की है गीता में, तो वो अपने कुछ इंसाइट्स आज शेयर करेंगी हमसे ऑन पेरेंटिंग, जो गीता से रिलेटेड होगी। मैम, आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू यू। थैंक यू सो मच श्वेता। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, सेम फीलिंग्स मेरी तरफ से भी थी कि मुझे भी तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो कॉन्शियस पेरेंटिंग है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और मुझे हमेशा से लगता रहा कि शायद मदर बनने के पहले लड़कियों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को रेज करना है। और क्योंकि हम लोग सब इतनी कम उम्र में माँ बन गए, तो शायद हम भी सीखते सीखते सीखे कि कैसे पेरेंटिंग होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ। और मेरा मेन सब्जेक्ट योग है। योग, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं बच्चों की भी साइकोलॉजी समझती हूँ, और क्योंकि मैं खुद पेरेंट में हूँ तो मुझे मतलब पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमें गीली मिट्टी दी है और हम लोग कुम्हार हैं, कि हम लोग किस तरीके से पॉट मेकर हैं, कि किस तरीके से हम घड़ा बनाते हैं, कब थपथपाना है, कब अंदर से सहारा देना है, ये सब हमको आना चाहिए। और ये सब हम एक दूसरे से सीखते जाते हैं कि किस तरीके से हमको सहारा देना है। और हमको ये समझना जरूरी है कि हम जनरली बस बच्चों को गाइड करने का काम करते हैं। हम उनको एक्चुअली जो परंपरा, आदर्श जो श्वेता ने कहा, वो वाकई में हम उन पे एक्चुअली डोमिनेट भी करना चाहते हैं थोड़ा सा। जो हमारी अपनी थॉट प्रोसेस रहती हैं, जो हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो हम बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। यही बस हमारी गलती हो जाती है कि हम बच्चों को अपने हिसाब से पालना चाहते हैं। बच्चे जैसे गीता ये कहती है कि हर व्यक्ति का गुण धर्म अलग अलग होता है। मतलब हम अपना कंपैरिजन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। बच्चे यूनिक हैं, उनकी इतनी लाइफ की जर्नी है। वो हमको ऐसी सोल हमारे घर में आई है जिसने काफी लाइफ, कई जन्म जिए हुए हैं, तो उसके अपने संस्कार हैं। और हम चाहते हैं कि हम इसी जीवन में उनके सारे संस्कार चेंज कर दें, वो भी अपने हिसाब से। तो ये पॉसिबल नहीं है, हम धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता ये कहती है कि हर व्यक्ति का अपना एक गुण धर्म होता है। तो हमको बेसिकली देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको हम और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे में बचपन से कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर रहती है। कुछ तो रहता है जिसको वो घंटों करते बोर नहीं होता, उसको काफी मजा आता रहता है।
तो हमको हमेशा करियर चूज करते समय भी ये देखना चाहिए कि क्या हम जो करियर चूज कर रहे हैं बच्चे के लिए, या बच्चा जो करियर चूज कर रहा है वो उसके गुण के हिसाब से है कि नहीं, वो उसकी योग्यता के हिसाब से है कि नहीं, उसको वो करने में मजा आएगा कि नहीं। क्योंकि कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को कि स्वधर्म निर्धनम श्रेय पर धर्मो भयावह। मतलब अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना और उसके अनुसार जीवन जीना ये बहुत डरावना है। जैसे कि मान लो मेरी एबिलिटी पढ़ाने में है और मैं सोचूं कि मुझे तो कैटरीना कैफ बनना चाहिए, तो मेरे में जब कैटरीना कैफ जैसी कोई क्वालिटी ही नहीं है तो मैं कैटरीना कैफ बन करके स्ट्रगल ही करती रहूंगी। पर हम अपने बच्चों के समय भूल जाते हैं, बाजू वाले का बच्चा यदि डॉक्टर बन गया, आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी बन जाए। फिर हम उस पर पूरा प्रेशर करते रहेंगे, कोटा जाके आप ट्यूशन लीजिए, कोचिंग कीजिए, तो बच्चे पर अनावश्यक हम प्रेशर डालते हैं, जबकि बच्चे में वो योग्यता होती ही नहीं है। तो एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में कौन सी योग्यता है, क्या करना उसको पसंद है, किसको करने में उसको मजा आता है, और क्या उसका जो पैशन है वो उसको उसकी आजीविका दिलाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो उससे अपना घर खर्च चला सकता है तो इससे अच्छा करियर उसके लिए हो ही नहीं सकता। और ओशो भी इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं कि यदि आप चमेली के फूल को गुलाब बनाना चाहेंगे, चमेली का फूल चाहे कि मैं गुलाब का फूल बन जाऊं, तो वो गुलाब बन ही नहीं सकता, बल्कि वो चमेली का फूल भी नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों को भी अपने बच्चों को वही बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो पेरेंटिंग में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है ना, वो तभी आती है जब हम लोग उनके करियर के डिसीजन में इंटरफियर करने लगते हैं और मैम उनको अनावश्यक प्रेशर देकर के टेंशन देते हैं। मैम इसमें हाँ सॉरी प्लीज। आई एम इंटरप्टिंग, एक्चुअली मुझे बताना था क्लास में सबको। मैम का हाँ बेटा बहुत अच्छा शेफ है, मैंने खुद उनके बनाई हुई चीजें टेस्ट की है जब मैं मैम के यहाँ गई थी। ही इज अ वंडरफुल शेफ। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में मुझे इस चीज का पता चला था कि मैम का बेटा शेफ है, क्योंकि सर एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, मैम योगा टीचर हैं, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन था कि जब बेटे ने शेफ जैसा करियर चूज किया तो सर क्या आपको मतलब लगा नहीं कि इसको पुलिस बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए? देन सर एंड मैम का जो आंसर था ना, नहीं, उसको जो पसंद है उसको वही बनना चाहिए। उसी समय मुझे जो ये अलावेंस होता है ना जो हम पढ़ रहे हैं हमारे कॉन्शियस में, मुझे एकदम पता चला कि रियल लाइफ में अलावेंस किसको कहते हैं। एंड रियली थैंक यू मैम, आपने जो ये अपने बेटे को दिया ना ये लिबर्टी, इससे हमको बहुत सीखने को मिला कि यस। उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड की वो थिंकिंग चेंज हुई कि नहीं, मेरे बेटे को यही करना चाहिए। हमने उसको बोला तेरे को जो बनना है तो बन सकता है। तो राइट मैम, एक्चुअली आपका में ही हमको एक एग्जाम्पल यहाँ मैं कोट करना चाहती थी, इसीलिए सॉरी आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। तो जैसे हमने अपने बेटे में देखा कि वो रात रात कुकिंग करके इतने खूबसूरत डेजर्ट, इतने टेस्टी डेजर्ट बनाता था, फिर उसने बोला कि मुझे शेफ ही बनना है। तो हम लोग तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि हमें दिखता था कि उस काम को करते समय वो घंटों घंटों थकता नहीं था, वो एंजॉय करता था। तो कृष्ण भी भगवत गीता में यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति का गुण है उसी के हिसाब से यदि वो करियर का चुनाव करता है तो उसे जीवन भर स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि वो उस काम को भी एंजॉय कर रहा होता है, किसी प्रेशर में काम कर नहीं रहा होता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब करियर का समय आए चूज करने का, तो हमें देखना चाहिए कि बच्चे को उसकी पसंद के हिसाब से करियर चूज कर देना चाहिए। और दूसरी जो चीज जो थॉमस एल्वा एडिशन का तुमने एग्जाम्पल दिया, वैसा ही सेम एग्जाम्पल अनुपम खेर जी का है। अनुपम खेर जी जब छोटे थे तब उनका पार्टीशन का समय चल रहा था और वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो उनके मन में बहुत दहशत थी, डर था, वो काफी डरे सहमे से रहते थे। तो उनकी जो मदर थी वो उनको उस डर से बाहर निकालने के लिए उनको तेग बहादुर बोलती थी। तेग बहादुर सिखों के गुरु हैं और आज तेग बहादुर जयंती भी है। तो मैं बता दूं कि तेग मतलब होता है कि जो बहुत
पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकता है। तो वो हमेशा अपने बेटे को बोलती थी कि तू तेग है। तो अनुपम खेर इस स्टोरी को शेयर करते हैं कि मेरी माँ ने ही मुझे उस डर से मुक्ति दिलाई, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपनी माँ के कारण हूँ। तो एज मदर हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में यदि कोई कमी है तो उस कमी को हम ही लोग ठीक कर सकते हैं। जब बच्चा सोता रहे, धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरें, उसकी नाभि में हाथ रख करके उसको जो अफर्मेशन आप देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे से नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भी बच्चे की हीलिंग करनी हो, तो यदि हम बच्चे की नाभि में हाथ रख करके जो भी अफर्मेशन देते हैं, बच्चा उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। आप यदि बोलेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे, तो बच्चा उस चीज को तुरंत स्वीकार कर लेगा। तो एज मदर हम लोगों को खुद को बच्चे को ट्रेन करना है, क्योंकि हम लोग कुम्हार हैं, हम ही लोगों को शेप देना है बच्चों को। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ी सी चीज ये बताऊंगी कि क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो आज क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों से ये शेयर किया कि कॉन्शियस पेरेंटिंग में आप लोगों को क्या लगता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे अच्छे रहे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 15 उस समय स्टूडेंट थे, जिसमें से 4 बच्चे रोने लगे बताते बताते अपने एक्सपीरियंस कि मतलब वो कितनी तकलीफ में है। तो बच्चे इतनी ज्यादा तकलीफ में, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको लगती हैं, मैं वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि हम समझ सकें कि बच्चा किस साइकोलॉजी से गुजरता है, ताकि हम अपने में वो सुधार कर सके। सबसे पहला उन्होंने कहा कि पेरेंट्स हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है, तुम्हारा हमारे दोस्त का बेटा इतना अच्छा कर रहा है, वो डॉक्टर बन गया, तो तुम्हें भी बनना चाहिए। या तुम मोटे हो, अपने दोस्त को देखो वो कितना स्मार्ट है, या उनकी बेटी कितनी खूबसूरत है। तो मेरे स्टूडेंट्स का जो था, वो उनका कहना था कि हमें, आप हमारे आसपास के लोगों से कंपैरिजन मत करिए, आपको एक आदर्श बताइए कि आपको उनके जैसा बनना है, फिर हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन जब आप डेली वे पे हमें इस तरीके से कंपैरिजन करते, तो हमारा हमारे दोस्त से भी नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। हमारे उस रिश्तेदार से हमको चिढ़ होने लगती है जो अच्छा कर रहा है। तो एक तरीके से हम बच्चे के मन में जेलसी और एनवी डाल रहे हैं। और वही यदि हम बोले कि आपको सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, कि आपको धोनी जैसा बनना है, आपको थॉमस अल्वा एडिशन जैसा बनना है, तो वो बच्चा इंस्पायर होगा बजाय कि एनवी आने के। दूसरा जो पॉइंट बच्चों ने उठाया वो ये था कि रिपीटेटिव शेमिंग करते हैं पेरेंट्स कि तुम तो नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो हमको ये समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी में हम ये जानते हैं कि हम जैसा भी बच्चे को बोलते हैं, उसका सबकॉन्शियस वैसा ही ट्रेंड होता जाता है। वो अपने बारे में वैसा ही फील करने लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, या मेरे से अच्छा सामने वाला है। तो हम एक तरीके से, हम लोग अपने बच्चे का सबकॉन्शियस खराब कर रहे हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए। कोई नेगेटिव वर्ड्स तो यूज नहीं कर सकते, कर रहे कि तुम दिन भर सोते रहते हो, तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जनरली मदर्स जो है वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करती हैं बच्चों के लिए। तो आप कॉन्शियस हो जाइए। कॉन्शियस पेरेंटिंग में हमको यही सब छोटी छोटी चीजें कॉन्शियस होकर के करनी है कि इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करना, बल्कि इसके अपोजिट हम उनका सबकॉन्शियस ट्रेंड करें कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम जीवन में बहुत अचीव करोगे, तुम्हारे जितना अच्छा तो किसी का बच्चा हो ही नहीं सकता। मतलब जब हम इस तरीके से बच्चों को बोलते हैं, तुम्हारी पेंटिंग कितनी अच्छी है, जिस क्षेत्र में वो अच्छा है उसमें उसे और बढ़ाने का काम करें। एक बच्चों ने पॉइंट रखा कि इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं पेरेंट्स, जब उनको जरूरत होती है, जब वो तकलीफ में होते हैं, शायद जब वो ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे होते हैं,
शायद जब कम नंबर के कारण उनको खुद को ही गिल्ट और शेम महसूस होता रहता है, तब पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, बल्कि पेरेंट्स और हार्श बोल करके और अपने से दूर कर लेते हैं बच्चों को कि तुम एग्जाम में, मुझे मालूम था तुम तो ऐसा ही रिजल्ट लेके आओगे, पढ़ते ही नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। यदि हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो बच्चा और हमसे दूर होता जाता है। तो हमको बच्चों के लो टाइम में, जब वो लो महसूस कर रहे हैं, मदर बच्चों को पूरा भांप लेती है। यदि मदर कनेक्टेड है बच्चे से तो वो पूरा भांप लेती है कि कब उनका बच्चा जो है वो लो है। तो जब भी आपको महसूस हो कि आपका बच्चा लो फील कर रहा है, तुरंत उसके पास जाइए। आप उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए, तुमको जब जरूरत है मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो फिर बच्चा के एक सिक्योर फील करता है, वो उसको लगता है कि मेरी बात शेयर करने के लिए कोई है। अब वर्किंग वुमेन्स में क्या होता है कि बच्चा स्कूल से आया, अब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स घर में नहीं है। अब उस समय क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है कि बच्चा किसके साथ शेयर करे, कि स्कूल में दिन भर में क्या हुआ, खाना खाते समय वो किससे बात करे। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपने करियर पे ध्यान नहीं देना है। आपको रात का समय या शाम का कोई एक समय चूज करना चाहिए। और यदि क्वालिटी हाउस वाइफ टाइम, है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, बिल्कुल फैमिली टाइम होना चाहिए। आप बच्चे के लिए अवेलेबल हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, और आप उसके लिए अवेलेबल इम्पैथी के साथ रहिए। आप उसकी सिचुएशन समझिए कि मेरा बच्चा किस फेज से गुजर रहा है, बजाय कि राइट रॉन्ग। हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग सही और गलत जज करने लगते हैं तुरंत कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो पर उस समय बच्चे को आपका इमोशनली अवेलेबल होना जरूरी है। और एक पॉइंट बच्चों ने बताया कि ट्रस्ट लेवल की कमी है, कि आपको अपने बच्चे में ट्रस्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो हमको बच्चों को एक्चुअली में जतलाना पड़ता है कि हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। वही जो सबकॉन्शियस माइंड मेकिंग की बात है कि आप बच्चे का सबकॉन्शियस किस तरीके से बनाते जा रहे हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है। तो बच्चा क्या होता है, फिर स्वच्छंद भाव से पूरा जीवन जीता है और अपने करियर का निर्माण करता है। एक जो बात है कि बच्चों का ये कहना है कि पेरेंट्स गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और जब हम चाहते हैं हम गुस्से में अभी हमसे कोई बात ना करे, तो फिर पेरेंट्स उसी समय दुनिया भर का ज्ञान हमको उड़ेलना चालू कर देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे गुस्से में रहते हैं तो हम और बोलते जाते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हमको ये समझने की जरूरत है कि जब हम सही समय पर सही जमीन पर बीज डालेंगे तभी पौधा उगेगा। जब बच्चा गुस्से में है, जमीन तैयार नहीं है, उसमें खरपतवार वीड्स उगे हुए हैं, अब यदि हम बीज डालेंगे, कुछ अच्छे बीज भी डाल रहे हैं, वो नहीं पैदा होंगे। तो आप उस समय चुप रहिए जब बस बच्चा गुस्से में है। आप समय आने दीजिए दिन भर में। जब बच्चा कूल है तब आप उसको कुछ भी अच्छा बोलेंगे तो वो मान जाएगा, क्योंकि अभी जमीन तैयार है। फिर जैसे कि आज मैम उसमें था कि वो अपनी बेटी के लिए वेट करता है कि कल वेट करता है एक्चुअली में, क्योंकि वो अ, जंगल में आप बीज बोएंगे तो होगा ही नहीं, आपको जमीन तैयार करनी ही पड़ेगी। पहले बच्चे को तैयार करिए, उसके इमोशंस को देखिए। कब वो उसका ऐसा समय आता है दिन में जब वो रिलैक्स रहता है, तब उसके पास जाइए और फिर धीरे से 2 लाइन आप बोल दीजिए, आप उसके सबकॉन्शियस में डाल दीजिए, है ना। पर हम लोग प्रेशर के साथ करना चाहते हैं। और एक जो है कि हमें जब माँ बाप की लड़ाई होती है उसका बच्चों पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो पेरेंटिंग के समय यह भी ध्यान देना जरूरी है कि कभी भी बच्चे के सामने आप लड़ाई ना करें, है ना। यदि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप बच्चों के सामने किसी को क्रिटिसाइज मत करें, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बच्चे का पूरा माइंड मेकअप कर रहे हैं।
धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में वो संस्कार जाते जा रहे हैं, वो बैठते जा रहे हैं, और हम लोग ना चाहते हुए भी अपना जो गार्बेज है वो बच्चे के दिमाग में डालते जा रहे हैं। हम लोग नॉर्मली अपने फिजिकल चीजों के प्रति कितने कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे घर में कोई कचरा फेंक दे तो हमको बड़ा गुस्सा आता है कि बाजू वाले ने कचरा फेंक दिया। लेकिन जब हमको कोई गॉसिप सुनाता है या कोई गुस्से वाली बात तो हम तुरंत सुन लेते हैं। तो विचारों का कचरा भी बच्चों पर ना जाने दे, बच्चों के सामने गॉसिप ना करें, बच्चों के सामने ये मत कर, मतलब बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि लड़ाई तो बिल्कुल भी पेरेंट्स को बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के न केवल सबकॉन्शियस बल्कि अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में दूसरे तरीके से सामने आता है। तो एक तो इतना लंबा टॉपिक है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतने कम समय में पूरा कर पाऊंगी। वैसे ही मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका, पर तब भी मैं ये बोलूंगी कि आप बच्चों में जो संस्कार डालना चाहते हैं पहले आप वो अपने आप में डेवलप कीजिए, क्योंकि बच्चा आपको ही देखकर सीख रहा है। यदि आप चाहते हैं बच्चा सुबह उठे, आप सुबह उठिए। यदि आप चाहते हैं कि सनलाइट ले बच्चा, तो आपकी रूटीन में सनलाइट होना चाहिए। यदि चाहते हैं आप बच्चा योग करे तो आप योगाभ्यास करें। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे तो आप पहले गुस्सा होना छोड़िए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे तो आप पहले दिन भर में पढ़ाई करना चालू करिए। प्रेयर कीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी जो प्रेयर है वही उनके भविष्य का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले अपने में परिवर्तन लाना जरूरी, पर हम लोग दूसरे में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो मैंने टाइम एक्सीड कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं मैम, बहुत ही काफी बहुत कुछ बहुत सीखा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमको कुछ इंसाइट्स दी। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैं अभी क्लास मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब से बोलना चाहूंगी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम, अगर आपके पास टाइम है तो पहले तो मैं आपका परमिशन लूं कि अगर मेरे हाँ हाँ, क्लास नहीं नहीं, मेरे पास तो टाइम है तो बेसिकली मेरे हमारी पास। ऑफिशियल कॉल एंड हो गई है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं, मैम हैं यहाँ हमारे सानिध्य में, हमको आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, तो कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। और अदरवाइज मैम फिर फ्री हो जाएंगे आप लोग के सवालों के बाद में, और आप भी सब फ्री हैं, जिनको जाना है कॉल लिव करके आप जा सकते हैं। ओके, यस, सेतु सेतु पहले पूछेंगे मैम। हाँ हेलो मैम, जैसे आपने बताया ये नहीं करना चाहिए, सब सही बात है, लेकिन अब ये गलतियां हमसे हो गई, हमने कर दिया, अब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है मैम? आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मैम एक तो 16 इयर्स की कितने है, ठीक उम्र है, ज्यादा कितनी है बच्चों की? 16 इयर्स की है मैम, 16 इयर्स। हाँ, 16 इयर्स की है। कोई बात नहीं, आप अभी भी उसको समय देना चालू करेंगी। आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकती हैं कि आप जब भी खाना बनाएं उसके लिए ब्लेसिंग्स दे करके बनाएं। ठीक है, आप उसको खाना खिलाते समय एक अच्छे भाव रखें। पानी जनरली आप ही देती होंगी बच्चों को, तो जब भी आप पानी दें तो उसमें उसके लिए ब्लेसिंग्स डाल के दें, कि आप पानी को देखिए और आप देख करके बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, मेरे और उसके संबंध बहुत अच्छे हैं और परमात्मा इसको खुश रखेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे में अपने आप वो आपके लिए चेंज होता जाएगा। और एक होपोनोपोनो प्रेयर आती है, आपने सुना होगा, जिसमें हमको बार बार बच्चों, मतलब जैसे ना आपके जिससे भी रिलेशन खराब है या आप अच्छा करना चाहती हैं, तो उसमें बस ये, जैसे कुछ पुराने अनुभव हैं जिसके कारण आपको भी गिल्ट होता होगा, तो जैसे सिर्फ उसमें ये बोलना रहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, नहीं, थैंक यू, आई थैंक यू। मैं उसमें और जोड़ देती हूँ, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। हम है ना? चाहें तो एक सेशन होपोनोपोनो प्रेयर का कर सकते हैं सैटरडेज को, जब हमारी कॉल ऑफ होती है। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग करेंगे ग्रुप में। हाँ, तो ऐसे करके जब आप लगातार भेजते हैं तो क्या होता है, हमारी वाइब्स वो बच्चों तक ट्रेवल करती है, फिर वो अपने आप हमारे लिए अच्छी हो जाती है। और ये मैंने करके देखा हुआ है, बच्चों के साथ नहीं, टचवुड बच्चों से रिलेशन अच्छे हैं,
हमारे कुलीग के साथ हमारे कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो हमने ओपोनोपोनो प्रेयर की थी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ओके ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें हैं ये। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम, आपने वेलकम। बताया, मैं नोट कर रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर का सेशन अब हम करेंगे। बहुत आप अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है वो, बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू मैम। और कोई कुछ पूछना चाहता है? नेक्स्ट, यस, नेहा खेतान। या हेलो मैम। हेलो, मैम आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक आपकी यू बातें सो मच। बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। आपने कुछ कुछ बातें बताई, उसको बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मेरी डॉटर 12 साल की है अभी, वो 8th ग्रेड में आई है। तो ये यहाँ पे बैंगलोर में ऐसा होता है कि करियर जो उनको जो सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, और 9th 8th ग्रेड में चुनना पड़ता है उनको। तो वैसे वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ना मैं समझ पा रही हूँ कि उसको क्या लेना चाहिए, ना वो खुद समझ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा मेन फोकस ये है कि वो लाइफ में जो भी करे इंजॉय के साथ करे। उसको ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया तुम ये लाइफ में कर लो तो कल को उसको बर्डन ना लगे। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं कहाँ कैसे सोचूं उसके बारे में कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी अर्ली एज है उसके लिए सब समझने की। हाँ बहुत छोटी है एक्चुअली में ना, 12th तक बच्चे तक तो थोड़ा समझ पाते हैं। एग्जैक्टली। 8th में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चा करियर के रूप में क्या चूज करे। उसकी कुछ हॉबीज वगैरह है? वो ड्राइंग वगैरह करती, सिंगिंग, वो पब्लिक स्पीकर है बहुत अच्छी। और अच्छा। या और वो ड्राइंग अच्छा करती है, डांस अच्छा करती है, वो सब में मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं बहुत एक चीज में स्मार्ट है, सब में एवरेज एवरेज है वो। मतलब मेरा ये कहना है कि आप एक तो उसकी करियर काउंसलिंग करा सकती हैं, है ना। हम्म। और दूसरा चीज, यदि मान लो उसको करियर काउंसलिंग में जो भी निकल के आता है, पर मुझे ये लगता है कि उसकी जो भी हॉबी है, दो हॉबी वो साथ में यदि कनेक्ट करके भी करती है, अपना कोई भी काम करे, तो वो लाइफ में खुश रहेगी। अपनी हॉबी को नहीं छोड़ना है एग्जैक्टली। बेसिकली। या तो हॉबी को ही करियर बना लो, और यदि करियर आपका कुछ और है, मान लो क्या है, तो फिर आप हॉबी को कभी मत छोड़िए। तो आप उसके हैबिट में डाल दीजिए कि जो करके उसको सुकून मिलता है, डांस करके सुकून मिलता है तो आधा घंटा डांस करे ही करे। पेंटिंग करके मिलता है तो चाहे कुछ भी आधा घंटा पेंटिंग करनी ही करनी है। ओके। तो वो इस, क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना, मतलब और मैं जब तक उससे मिलूंगी नहीं एक प्रॉपर 1-to-1, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगी। मैं करियर के बारे में तो बड़ा मुश्किल है, तो जो करियर काउंसलर होते हैं वो पूरा देख करके बता देते हैं कि आपके किस एरिया में आप अच्छे हैं, क्या है, तो उससे बहुत मदद मिल जाएगी। पर हाँ, मतलब ये है कि हॉबी कभी मत छोड़े। ओके मैम। ये चीज ध्यान और एक चीज मैं ऐड करूंगी मैम, हाँ जैसे जी। आपने बोला ना कि पहले हमें छोड़ना होता है। जब मेरे बच्चे बड़े होते सबसे पहले हमने घर में मोबाइल देखना बंद किया। जब हम मोबाइल देखना बंद करेंगे तो हमारे बच्चे मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हम घर में उतना ही मोबाइल यूज करते हैं उनके स्कूल से आने के बाद में जितनी जरूरत होती है हमें, उसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल मोबाइल को छूते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि हमको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पूरा पूरा हमको मिमिक कर रहे होते हैं। वो हमसे देखते हैं और सीखते हैं और फिर वैसा ही करते हैं। तो और सही एक एक लास्ट चीज ऐड हाँ करूँ, मैंने बचपन से मेरी बेटी के साथ ये सोचा था कि मैं हाँ उसकी जी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी, मतलब उसकी लाइफ जी। में कोई भी उसका फ्रेंड हो ना हो, मैं अब फ्रेंड आवाज आपकी बनूंगी। कट हो रही है। कि बाद में उसके कितने भी फ्रेंड, मैंने शुरू से मेरी बेटी के लिए ये सोचा था कि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड बन के रहे, मतलब मैं उसकी लाइफ की बेस्ट फ्रेंड रहूंगी। वो हर चीज मुझसे शेयर कर पाए, बाकी वो किसी से करे ना करे बट मुझसे वो जरूर करे। तो थैंक गॉड अभी तक वो सब चीजें मुझसे शेयर करती है अपनी लाइफ की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात वो मुझसे शेयर कर लेती है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि इसी को इमोशनली अवेलेबल होना बोलते हैं ना, कि आप ही उसकी फ्रेंड है। यदि आप नहीं अवेलेबल रहेंगी तो वो किसी और को ढूंढेगी, एग्जैक्टली। तो आप कम से कम उसको गाइड कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। अर्चना, नेक्स्ट आप पूछना चाहते हैं ना? आप ऑन करिए। हाँ हेलो मैम।
हेलो हेलो सो अर्चना। मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने ये वाले टॉपिक के बारे में बताया कि बच्चा जो करना चाहे उस चीज को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। सो आजकल तो आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स ये करते ही हैं, जो भी करना चाहे वो करते हैं। बट बिल्कुल सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट कभी कभी ना बच्चे काफी डीमोटिवेटेड भी लगते हैं। जैसे कि ओके मतलब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा बेटा ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का है, 12th में। तो जी। ठीक है, स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, विच इज फाइन, मतलब हमारे लिए ओके, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। मॉडलिंग एक्टिंग जैसा इंटरेस्ट है, उसके हाँ लिए हाँ भी हम ओके बिल्कुल हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए भी हम बिल्कुल ओके, लेकिन उसमें भी उसका मोटिवेशन नहीं दिखता है। मतलब उसमें भी वो जैसे कि वही है कि जब तक स्टडीज के लिए बोलो तो ऐसा लगा कि स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर जब ऐसी बिल्कुल ऐसी वाली चीजें भी अलाउ की तो लगा कि इंटरेस्ट, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, डीमोटिवेटेड। तो उसमें हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि एक तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। मान लो वो उसमें जाना चाहता है एक्टिंग की करियर में या जिसमें भी जाना चाहता है, तो आप उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। हाँ मतलब मैं ढूंढती रहती हूँ उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स और वो एक्चुअली क्या है सब कि कुछ। आप फिर उससे रिलेटेड फील्ड में उसको तुरंत डाल दीजिए 12th बट के बाद। वो भी करने में वो इंटरेस्ट नहीं शो करता। मतलब उसमें भी करने के लिए लाइक सपोज अभी फॉर द स्टार्ट आजकल तो बहुत शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, स्पेशली बैंगलोर में। तो उसके लिए भी पुश करना पड़ता है। उसके वो लिए भी उसको एक्चुअली सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि या तो कहीं ना कहीं मे बी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हाँ शायद एक्चुअली ऐसा कुछ है। लेकिन और वो खुल के वो बात कहता भी नहीं है, वो ये भी बच्चे नहीं शेयर नहीं कहता। करते, बच्चे शेयर नहीं करते हाँ हैं। और एक्चुअली में क्या है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा है लाइफ में। हाँ, करेक्ट तो क्या होता करेक्ट। है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी क्या होते हैं आपके में एंजाइटी पैदा कर देते हैं। तो हो हाँ सकता है कि वो फील करता हो, तो आप आराम से बैठ करके उसके साथ बात करिए कि वो एक्चुअली में क्या चाहता है। यदि वो एक्टिंग वाली ही फील्ड में जाना चाहता है, मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो फिर उससे पूछो कि हम कहाँ तुम्हारा एडमिशन करा दें। आप उसी एरिया में मत भेजिए, आप भेजिए ना बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजिए। कि प्रॉपर इसकी अहमदाबाद में और मुंबई में क्लासेस होती हैं एक्टिंग की। हाँ। तो यदि उसी में उसका इंटरेस्ट है तो उसमें जाए। दिल्ली में है, तो जहां जहां है, क्योंकि आपको उसको फोकस तो करना पड़ेगा कि हाँ, तुम वही वही वो मिसिंग होता प्रॉपर है। होगा। वो प्रॉपर होगा जब वो ट्रेनिंग में जाएगा ना, फिर आसपास वैसे ही लोग उसको दिखेंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन है कि 10 लोग दिख रहे हैं बट उस केस उसमें। में ये लगता है ना कि ये वाली फील्ड में भी मे बी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर ऐसी फील्ड में हम पुश क्यों करें? हाँ वो थॉट भी आती है ना, क्योंकि अगर ऑलरेडी अनकन्वेंशनल फील्ड है तो अनकन्वेंशनल फील्ड में बच्चा जाए जब उसको बहुत पैशन हो, बहुत तब वो पैशन जाए तो हमारा फुल एक्चुअली सपोर्ट है। एक्चुअली तो ये मैं जब पुश ही करना है तो फिर हम अनकन्वेंशनल में क्यों पुश करें? फिर तो हम। अग्री अग्री। यदि यदि उसका वैसे एकदम ऐसा पैशन नहीं है ना, तो फिर मत भेजिए। हाँ करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी। पैशन नहीं है, क्योंकि ना इसके लिए भी आपको, जो कि एक तो इधर पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, मतलब हाँ पढ़ाई भी उसको छोड़ हाँ देगा, और फिर उसके तो उधर चले जाएगा। मान लो उसमें भी उसका पैशन नहीं है, तो वो अपना 100% नहीं देगा। हाँ करेक्ट। उससे आप बैठा करके बात करिए कि वो एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। जो भी आपसे नहीं वो होता, तो फिर वही करियर काउंसलिंग का एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप दूसरे को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि दूसरा बायस नहीं है ना, हम लोग मेन बायस हैं। मेन थिंग इज अलाउंस अर्चना की। हाँ, आपको जहां बच्चा नहीं रिसीव कर रहा है आपको अलाउ करना पड़ेगा, जैसे कि ये हम और थोड़ा करेंगे आगे। समय दीजिए, थोड़े दिन प्यार से ट्रीट करते जाइए। जब तैयार हो जाए वो, तब उससे पूछिए। आप आज ही पूछने बैठ जाएंगी तो उसको लगेगा आज नहीं मम्मी को होगा। अचानक क्या हो गया, अचानक से इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। तो आप जो है थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन मेहनत कीजिए उसके पीछे, और फिर उसके बाद। और मुझे जो मेरा जो मतलब मैं जो सोचती हूँ कि प्रेयर एक बहुत अच्छा मीडियम रहता है। यदि आप
परमात्मा से प्रेयर करते हैं ना अपने बच्चे के लिए, तो फिर वो खुद आगे हो करके बच्चे की बुद्धि में वो बात डाल देता है कि मुझे जीवन में ये करना चाहिए। तो कहीं ना अच्छा कहीं आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, पर मतलब प्रेयर कीजिए परमात्मा से, फिर वो आपको खुद रास्ता दिखाएगा। ओके वीकेंड हम करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर सबके बच्चों के लिए। श्योर बिल्कुल। और यदि मतलब सबका मन होगा तो एक मैं जरूर चाहूंगी कि एक सेट, यदि किसी के बच्चे छोटे हैं तब, नहीं तो बड़े हो गए तब तो फिर नहीं, कि किस तरीके से बच्चों को बचपन से पालना चाहिए, है ना। अब तो मेरे ख्याल से जो भी ग्रुप में बच्चे हैं वो सब बड़े हो गए हैं, जितने लोग हैं उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो कभी ऐसा सेशन हो श्वेता जिसमें बच्चे छोटे हों, तो बच्चों को किस तरह से उनको ग्रूम करना चाहिए उस पे जरूर मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है मैम, पक्का तो प्लान करें। बहुत अच्छा लगा मुझे सबके साथ जुड़ करके और सबसे बातें करके, खूब बढ़िया रहा। तो श्वेता कनेक्टेड रहना, और हाँ जी थैंक यू मैम। सो मच। तुमको देख करके हमेशा अच्छा फील होता है। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। एंड आपने तो हमेशा मुझे एनकरेज किया है, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ। अरे तुम वैसे ही बढ़िया हो एकदम। तो चलो ठीक है फिर। ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मुझे इतनी देर बेयर करने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू मैम, सो बहुत मच। ही नहीं अच्छा मैम, इट सेशन वाज था, आवर बहुत प्लेजर, हमारे नॉलेज। थैंक यू सो हाँ मच, इट वाज एन थैंक ऑनर टू हैव यू हियर एंड वी ऑल आर श्वेता कभी योग योग वगैरह पे बात करेंगे, जी। हेल्थ पे। ठीक है मैम, ठीक है चलो, ओके 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 ओके, बाय बाय, बाय थैंक यू। बाय।